हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट वीडियो तक यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ स्टार्ट विद एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैं कोशिश करूंगी कि इसी वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए ताकि हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अभी तक हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या हो जाता है, सारा का सारा जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाता है, राइट। अब जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो भी कहाँ होता है कि जो डाइजेस्ट हो गया फूड उसको एब्जॉर्ब करना स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टार्ट हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और द फोल्ड्स कॉल्ड द विलाई, सिंगुलर विलस। क्या कह रहे हैं कि जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, है ना, ये भी एक पिक दे रखी है। तो इसमें ये इनर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो इसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं और जिसको क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं, सबको मिला के विलाई। और अगर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो सिंगुलर को बोलते हैं विलस। सो ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड द स्मॉल ब्लड वेसल्स कॉल्ड द कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। अब एक जो विलस है ना, इसमें बहुत सारी थिन कैपिलरीज होती हैं, ब्लड वेन्स होती है ना, जो थिन ब्लड वेन्स होती हैं उनको कैपिलरीज बोलते हैं, क्लोज टू इट्स सरफेस। और उसको वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो ये विलस है उसकी सरफेस के पास में प्रेजेंट होती हैं। These villi give the inner wall of the small intestine a very large surface area for the absorption of digested food। और इन विलस की वजह से क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है ताकि वो एब्जॉर्प्शन इजीली कर पाए, ठीक है। वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ताकि जो फूड डाइजेस्ट हो गया है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए लार्ज सरफेस एरिया मिले। The surface of the villi absorb the digested food materials and passes them to the fine blood capillaries। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, विलाई की सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है और जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो उस कैपिलरीज में पास आउट कर दिया जाता है। द एब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरी टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। अब ये जो फूड एब्जॉर्ब हो गया है फिर ये सारी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। दिस फूड इज यूटिलाइज बाय द सेल्स टू रिलीज एनर्जी। और ये जो फूड है ये सारी सेल्स जो है इसको एज अ एनर्जी यूज करती हैं, ठीक है। नाउ ये डायग्राम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाई एज सीन इज द माइक्रोस्कोप। तो इट इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, इनकी मसल्स हैं, दिस आर द विलाई और इसके अंदर बनी हुई है कैपिलरीज, राइट। Now assimilation of food. Assimilation क्या होता है, blood carries the absorbed food from the small intestine to the different organs of the body। ये हमने देख लिया, जो food absorb हुआ small intestine में वो चला गया कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो कैरी करता है एब्जॉर्ब फूड को स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर टू द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे हार्ट, किडनी, स्किन। तो यहाँ पे सब जगह पे ये ब्लड की सप्लाई होती है, वेयर इट इज यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। और फिर इस फूड से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनते हैं, सच एज द प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर द ग्रोथ एंड द रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू। जैसे कि वो प्रोटीन बनाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है और जो वोर्न आउट हो गए हैं सेल्स उनकी रिपेयर होती है। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब एसिमिलेशन ही फाइनल स्टेज है in the process of digestion and is known as the assimilation। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, assimilation। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन। ये हमने रेस्पिरेशन रिएक्शन में देखा हुआ है कि जो ग्लूकोज होता है वो जो हम रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेते हैं उसके साथ एक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। इज रिलीज एनर्जी जो बनती है उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। Amino acids are used for building and repairing of the body parts such as the worn out cells and the tissues। अभी अमीनो एसिड्स भी क्या है, प्रोटीन्स है, ये हेल्प करते हैं फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स। बिल्डिंग मतलब अपने बॉडी पार्ट्स को बनाने के लिए या फिर जो डैमेज हो गया उसकी रिपेयर के लिए अमीनो एसिड्स का यूज होता है। कहाँ पर, एज अ वर्न आउट सेल्स जो कि खराब हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं या फिर जिनकी एज कंप्लीट हो गई है तो न्यू सेल्स बनानी है, एंड द टिश्यूज। सो फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल एक्ट्स एज अ एनर्जी रिजर्व। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है जो कन्वर्ट होके बने थे किससे, फैट से, वो एज अ एनर्जी रिजर्व हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इकट्ठे रहते हैं।
और उसको हम स्टोर करते हैं अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज। और जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है जो काम में नहीं आ रहा है वो स्टोर हो जाता है अंडर द स्किन फॉर द फर्दर यूज विद जब रिक्वायरमेंट होगी फॉर दैट टाइम। Do you know sometimes the consumption of the unclean water or a dirty food results in diarrhea? कभी क्या होता है जब अनक्लीन वाटर जिसको फिल्टर नहीं किया गया है या फिर ऐसे ही यूज कर लिया है पी लिया है और तो जो डर्टी है फूड उससे क्या हो जाती है डायरिया हो जाता है। डायरिया क्या होता है? डायरिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टीन। डायरिया में किस चीज की इन्फेक्शन होती है? इंटेस्टीन पार्ट की होती है एंड इन्वॉल्व्स द पैसेज ऑफ वाटरी स्टूल वेरी फ्रिक्वेंटली। जब डायरिया में इंटेस्टाइन की इन्फेक्शन हो गई तो इससे क्या होता है वाटरी स्टूल्स पास होते हैं, बार बार जाना पड़ता है पेशेंट को। दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ वाटर एंड द यूजफुल सॉल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। और जब वाटरी स्टूल पास होता है तो इससे वाटर लॉस होता है बॉडी से और जो यूजफुल सॉल्ट्स है वो भी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं एंड कैन कॉज द डिहाइड्रेशन। देखो हाइड्रेशन होता है जब हम पानी पीते हैं या फिर बॉडी हाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेशन मीन्स जब बॉडी से पानी जो है वो ज़्यादा निकल गया है तो बॉडी क्या हो जाती है? डिहाइड्रेटेड हो जाती है। इट कैन बी फैटल अंडर द सीवियर कंडीशंस और इससे पर्सन की जान भी जा सकती है, फेटल डेथ भी हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया सीवियर कंडीशंस में। It can be avoided by giving the patient plenty of the boiled and the cooled water with a pinch of the salt and the sugar dissolved in it। और इसको सीवियर कंडीशन ना हो उससे अगर डायरिया का पेशेंट है तो उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि पेशेंट को प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम बॉयल करके वाटर दें ठंडा करके और उसमें क्या ऐड करें? अ पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर सॉल्ट एंड अ शुगर डिजॉल्व इन इट, उसमें घोल के पेशेंट को पिला दें। दिस इज कॉल्ड द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS। तो इसको क्या बोलते हैं सॉल्यूशन को जो हम बनाते हैं डायरिया पेशेंट के लिए? दैट इज अ ओरल मतलब माउथ के थ्रू रिहाइड्रेट करना सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। जब एसिमिलेशन हो गया अब बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालना है। सो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्सॉर्ब्ड passes from the small intestine to the large intestine। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेस्ट हो गया था, एब्जॉर्प्शन हो गया, बट जो अनडाइजेस्टेड फूड रह गया और जो इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ अनएब्जॉर्ब्ड रह गया वो पास हो जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज इंटेस्टाइन विच इज वाइडर एंड द शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्रॉड है, चौड़ी है और शॉर्ट साइज की भी है, मतलब लंबाई में भी स्मॉल इंटेस्टाइन से कम है। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ और इसकी लेंथ कितनी है? 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन हैज टू पार्ट्स, कॉलन अपर पार्ट एंड द रेक्टम टू पार्ट। अब ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी टू पार्ट्स है, अपर पार्ट इज अ कॉलन एंड द लोअर पार्ट इज अ रेक्टम। कॉलन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड द सम सॉल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो जब अनडाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया तो जो अपर पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का दैट इज अ कोलन, वो क्या करता है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर और कुछ सॉल्ट्स को जो जरूरी होते हैं उसको अनडाइजेस्टेड फूड से एब्जॉर्ब कर लेता है। ड्यू टू दिस द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम ड्राई एंड ऑलमोस्ट सेमी सॉलिड। तो इससे पानी और ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कैसा हो जाता है? ड्राई हो जाता है और लगभग सेमी सॉलिड हो जाता है। दिस इज नोन एज द फिसिस और इसको क्या बोलते हैं? फिसिस बोलते हैं एंड इज स्टोर्ड इन द रेक्टम। और फिर ये लोअर पार्ट में लार्ज इंटेस्टिन के दैट इज द रेक्टम उसमें स्टोर हो जाता है। feces is passed out of the body through the anus और इस तरीके से जो undigested food है वो anus के थ्रू पास हो जाता है। This process is called egestion। So undigested और unabsorbed food को बॉडी से बाहर निकालने की प्रोसेस को बोलते हैं egestion। Do you know some creatures live in the digestive system of other animals? अब क्या है कुछ ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेपवॉर्म लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन। सो ये एक टेपवॉर्म है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में रहकर अपनी लाइफ को पूरा करता है। ठीक है, नाउ वी शुड इंक्लूड रफेज इन आर डाइट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें रखिए कि हमें अपनी डाइट में रफेज को इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि सैलेड्स होता है, वेजिटेबल्स, एज इट हेल्प्स इन द अनडाइजेस्टेड फूड टू मूव आउट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये इसमें जो फाइबर्स होते हैं, रफेज में जो फाइबर्स होते हैं ये अनडाइजेस्टेड फूड को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं
इन बोवल मूवमेंट्स एंड प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन। तो जब इंटेस्टाइन क्लियर हो जाएगी आफ्टर पासिंग स्टूल, तो इससे बोवल मूवमेंट भी इंप्रूव होती है रफेज लेने पे, और इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता है, राइट। Now, let's do some MCQs. Number one, the largest gland in the body is dash: pancreas, gallbladder, liver, or a stomach. We read it, that is a liver. Number two, carbohydrates get broken into dash. Carbohydrates किस में break down होते हैं? Glucose में. So option A is right. Number three, our tearing teeth are, they are canines. Canines होते हैं, है ना? 4. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट्स सिक्रेटेड इन, कहाँ पे सिक्रेट होता है? स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और द लंग्स। डाइजेशन के लिए एसिडिक मीडियम कहाँ होता है? स्टमक में। नंबर 5, डैश एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। चलो, नो मोर, कॉन्स्टिपेशन एंड द स्टमक अल्सर्स आर द डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो कॉन्स्टिपेशन होता है जब हार्ड स्टूल पास होता है, स्टमक अल्सर होता है जब स्टमक की इनर लेयर पे अल्सर बन जाते हैं। तो ये दो जो हैं ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है, मतलब डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तब जाके ये दोनों के दोनों प्रॉब्लम्स हुई हैं, डिसऑर्डर्स हुए हैं। In constipation, the person suffer from the difficult bowel movement characterized by the dry and the hardened feces. तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि पर्सन को क्या होता है, अपनी बोवल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, हो नहीं पाता है उनको मोशन। सो इससे जब जो फेसेस है वो ज़्यादा टाइम तक लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, तो उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता रहता है। हमने पढ़ा था ना, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, तो फेसेस क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो उसी कंडीशन को बोलते हैं हम कॉन्स्टिपेशन। We suffer from the constipation when we do not take sufficient amount of liquid or a roughage in our diet. और ये कॉन्स्टिपेशन कब होता है? जब जो पर्सन है वो सफिशिएंट अमाउंट में लिक्विड या रफेज जिसमें फाइबर होते हैं वो नहीं लेता है डाइट में। Now, a person with a stomach ulcer develops a painful wound on the wall of the stomach. अब इसमें क्या होता है, जो स्टमक की जो इनर लेयर है उसमें क्या हो जाता है? अल्सर हो जाता है। तो पर्सन कुछ भी खाएगा पिएगा तो उसको वहां पे पेन होता है, सीवियर पेन होता है। ईटिंग फूड टू क्विकली, खाना जल्दी जल्दी खाना, और नॉट च्यूइंग इट प्रॉपरली, और अच्छे से च्यू ना करना, लीड्स टू द एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। तो जल्दी खाना और अच्छे से च्यू ना करना, इससे क्या होता है? डाइजेशन पूरा करने के लिए स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रिलीज होती है। हमने देखा था कि माउथ में थोड़ा डाइजेशन हो जाता है, अच्छे से च्यू करते हैं तो सलाइवा में जो एमाइलेज होता है वहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। पर अगर च्यू ही प्रॉपर नहीं किया तो मतलब वो पूरा का पूरा बाइट ही रही और अंदर ले लिया, तो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। सो इफ दिस कंडीशन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, और यही चीज़ अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा रिलीज होता रहा लंबे टाइम तक, तो इससे क्या हो जाता है? द एक्सेसिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिस्ट्रॉय द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या करता है? स्टमक की इनर लाइनिंग को डैमेज कर देता है, जो कि फिर स्टमक अल्सर बना देती है, ठीक है। तो इन चीज़ों से हमें पता क्या चलता है? हमें रफेज में डाइट में रफेज लेनी चाहिए, प्रॉपर लिक्विड लेना चाहिए, और क्या करना चाहिए? अच्छे से च्यू करके खाना चाहिए और हरीडली नहीं खाना चाहिए, राइट। नाउ ये अच्छा टॉपिक है, न्यूट्रिशन इन एमीबा। अब हमने ह्यूमन में पढ़ लिया, जो कि हम तो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है हमारी, है ना, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी सारी स्टेजेस से होके निकलता है। बट एमीबा क्या है? एक यूनिसेलुलर है, इसमें एक ही सेल है पूरी बॉडी में, और वो एक ही सेल जो है सारे काम कर लेती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, इजेशन। अब देखते हैं कैसे करती है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक, मतलब हम इसको आई से, खाली आई से नहीं देख सकते हैं, इसको माइक्रोस्कोप से ही ये विजिबल होता है। तो कितना माइक्रो है, कितना छोटा है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और इसकी बॉडी में कितने सेल है? सिंगल सेल। फाउंड इन पॉन्ड्स, पूल्स एंड द डिचेस, और कहाँ मिलता है ये? पॉन्ड्स, पूल्स एंड डिचेस में। इट कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप बाय पुशिंग आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द स्यूडोपोडिया। और ये क्या करता है कि ये स्यूडो क्या होता है? जो फॉल्स होता है, पोडिया मीन्स फीट। तो ये क्या करता है? ऐसे स्यूडो मतलब असली पैर नहीं होते, वो कहीं से भी अपने इस तरीके से स्यूडोपोडिया बना लेता है, और इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट, मेंट फॉर द लोकोमोशन। किस में हेल्प करता है अब ये स्यूडोपोडिया? लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, एंड द कैप्चरिंग ऑफ द फूड, और फूड को कैप्चर करने के लिए ये स्यूडोपोडिया जो है वो बनते हैं।
ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ऑफ अमीबा। अब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो ये क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे जो प्रोसेसेस हैं न्यूट्रिशन के वो अमीबा में एक ही सेल जो है वो परफॉर्म करता है। नंबर वन, इंजेशन, कैसे वो इनटेक करता है। अमीबा ईट्स टाइनी माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड द एनिमल एज अ फूड। खुद ही माइक्रोस्कोपिक है तो उसके जो फूड है दैट इज अ प्लांट एंड द एनिमल वो भी कैसे है, माइक्रोस्कोपिक है। विच फ्लोट ऑन द वाटर ऑन विच इट लिव्स, और वो कौन से होते हैं जिस पानी में वो खुद क्या रहता है उसी में ये जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो फ्लोट कर रहे होते हैं। When an amoeba encounters a suitable organism, तो जब उसको कोई suitable organism मिलता है जिसको वो खा सकता है, it pushes out the two pseudopodia around the organism, तो वो इस तरीके से two pseudopodia जो है वो बना लेता है उस organism के दोनों तरफ। gradually the tips of the pseudopodia fuse with each other, और थोड़े टाइम के बाद क्या होता है ये दोनों जो pseudopodia ये आपस में ऊपर जाके क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। देखो फ्यूज हो गए, मिल गए, लग रहा था यहाँ पे कोई सूडोपोडी है तो फूड अंदर आ गया। ठीक है, नाउ एज अ रिजल्ट द फूड इज एनगल्फ्ड with a little surrounding water to form a food vacuole inside it। अब क्या हुआ कि जो फूड उसने अंदर एनगल्फ किया था उसके साथ कुछ पानी भी आ जाता है, जिस पानी में वो होते हैं सराउंडिंग वाटर टू फॉर्म अ फूड वैक्यूल। इससे क्या बन जाता है, एक वैक्यूल बन जाता है, फूड वैक्यूल, जिसमें वो ऑर्गेनिज्म भी होता है और सराउंडिंग वाटर भी होता है। अब फूड अंदर आ गया, अब क्या करना है, डाइजेशन। द एंजाइम्स फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल। अब जो अमीबा है ये जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज अ साइटोप्लाज्म होता है अमीबा का। सो क्या होता है ये फूड वैक्यूल में जो एंजाइम्स हैं फ्रॉम द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर द फूड वैक्यूल, तो एंजाइम साइटोप्लाज्म में से फूड वैक्यूल में एंटर करते हैं एंड ब्रेक डाउन द फूड, और फूड को ब्रेक डाउन कर लेते हैं जो ऑर्गेनिज्म उसने एनगल्फ किया है इनटू द सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस, और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपल सॉल्युबल सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब इस तरीके से उसने डाइजेस्ट कर लिया। नाउ नंबर 3, एब्जॉर्प्शन। द डाइजेस्टेड फूड प्रेजेंट इन द फूड वैक्यूल इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म। हमारी बॉडी में क्या था, एब्जॉर्ब हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां से कहाँ गया था, ब्लड कैपिलरीज में। बट इसमें क्या है, डायरेक्टली ये फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड जो है वो साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में। Now assimilation, the digested food absorbed by the cytoplasm is stored or utilized for its growth, development, multiplication and the release of energy। अब जो साइटोप्लाज्म ने एब्जॉर्ब किया है डाइजेस्टेड फूड को, उसको किस काम में लिया जाता है, या तो ग्रो करने के लिए या डेवलपमेंट करने के लिए, या जैसे एक अमीबा है वो मल्टीप्लाई होके 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं, वो मल्टीप्लिकेशन में एनर्जी यूज होती है, एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, या एनर्जी रिलीज होती है जिसको वो किसी भी काम में ले सकता है। ठीक है, इजेशन, द अनडाइजेस्टेड फूड, अब इसमें भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, गेट्स कलेक्टेड इनसाइड द वैक्यूल, अब वो किस में रहा, वैक्यूल में ही रहा। द सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स एट एनी प्लेस। अब सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, जैसे ये अमीबा है, अमीबा की ये एक ही सेल का बना है, ये ही इसकी सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या होगा, कहीं से भी रप्चर हो जाएगी और वहीं से ही क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो बाहर की तरफ पास आउट हो जाएगा। ठीक है, द सेल मेम्ब्रेन सडनली रप्चर्स एट एनी प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी बाय द वैक्यूल, और इसी तरीके से वैक्यूल से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से बाहर हो जाएगा। होपफुली यू आर एंजॉइंग, और ये जो डाइजेशन न्यूट्रिशन इन अमीबा है दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कम टू द न्यूट्रिशन इन रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स क्या होते हैं बच्चों, देखो हमने पढ़ा था ह्यूमंस में एक ही स्टमक होता है ना, और स्टमक का एक ही कंपार्टमेंट होता है, राइट। बट जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, ये जैसे काऊ हो गया, राइट, और बफेलो हो गई, इसमें क्या होते हैं कि जो स्टमक के में बहुत ज्यादा चैम्बर्स होते हैं, तो वो कंपाउंड स्टमक बन जाता है, एक चैम्बर ना होकर ज्यादा चैम्बर होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, और कंपाउंड स्टमक बन जाता है। और इसमें क्या करता है कि जो एनिमल है एक बार फूड को अंदर लेकर अगेन उसको माउथ में लेके पूरा डाइजेशन कंप्लीट करता है, और इस चीज को ही हम रूमिनेंट बोलते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें कंपाउंड स्टमक होता है और जिसमें डाइजेशन जो है एक बार ही फूड को अंदर लेकर वापस से माउथ में लेके डाइजेशन को कंप्लीट किया जाता है, उसको बोलते हैं रूमिनेशन। सो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो रूमिनेंट हो गए।
ठीक है। नाउ सर्टेन ग्रास ईटिंग एनिमल्स सच एज द काउ, बफेलो, डियर एंड द शीप क्विकली गैदर देयर फूड। ये सारे जो एनिमल्स हैं जल्दी जल्दी से अपने खाने को गैदर करते हैं। दे च्यू द फूड रैपिडली, खाने को जल्दी जल्दी से चबाते हैं। मिक्स इट विद द सलाइवा, सलाइवा से मिक्स करते हैं। एंड स्वेलो इट हरिली, और फटाफट से अंदर स्वेलो भी कर लेते हैं। डू यू नो वाई? आप सोच सकते हो कि क्यों? कार्निवोर्स ईट दीज ग्रास ईटिंग एनिमल्स एज देयर फूड, क्योंकि जो कार्निवोरस होते हैं लाइक लायन, टाइगर्स, ये जो है ये इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं। टू अवॉइड बीइंग कॉट बाय द कार्निवोर्स, तो इनसे बचने के लिए ग्रास ईटिंग एनिमल्स क्विकली ईट देयर फूड, तो क्या करते हैं ये जल्दी जल्दी अपना फूड को लेकर चबाकर थोड़ा सा अपनी टम्मी में लेके चले जाते हैं। ठीक है। दे देन मूव टू अ सेफर प्लेस, जब वो सेफर प्लेस पे आ जाते हैं एंड ब्रिंग बैक द फूड बैक इनटू द माउथ, और माउथ में जो फूड जल्दी जल्दी अंदर लिया था जो भी पूरा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है उसको अगेन ये माउथ में ले आते हैं इन द स्मॉल लम्प्स, और वो किस तरीके से होते हैं? लम्प्स में होते हैं। एंड च्यू इट, और अगेन उसको च्यू कर लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ च्यूइंग फूड इज कॉल्ड द rumination, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं rumination। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ruminants, और ऐसे एनिमल्स को क्या बोलते हैं हम? ruminants बोलते हैं। इन ruminants द स्टमक इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर्स। ruminants का जो स्टमक है उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? 4, 1 2 3 4। एंड नेम आपको लर्न करने हैं, rumen, reticulum, omasum, abomasum। कौन कौन से होते हैं? rumen, reticulum, omasum एंड abomasum। दिस टाइप ऑफ स्टमक इज कॉल्ड द कंपाउंड स्टमक, और इस टाइप के स्टमक को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड, जो कि बहुत सारे चैम्बर से मिलके बना हुआ है। The food that is swallowed goes into the first and largest chamber, the rumen। जो सबसे पहले जैसे काऊ ने फूड लिया, ग्रेजिंग करी, तो फूड जो है थोड़ा सा चबाने के बाद वो कहाँ चला जाएगा? सबसे पहले लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक, दैट इज द rumen। हेयर इट इज पार्शली डाइजेस्टेड, और यहाँ पे क्या होता है? इसका पार्शली डाइजेशन होता है एंड इज कॉल्ड द कड। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या बोलते हैं? कड बोलते हैं। इट देन गोज टू द सेकेंड चैम्बर और द रेटिक्यूलम। फर्स्ट के बाद तो सेकेंड में ही जाएगा, और सेकेंड पार्ट क्या है? रेटिक्यूलम है। फ्रॉम वेयर इट इज रिटर्न टू द माउथ, और सेकेंड पार्ट से ही बाद में जब वो सेफर प्लेस पे चले जाते हैं, कहाँ आता है? माउथ में आ जाता है फॉर थोरो च्यूइंग, उसको प्रॉपरली च्यू करने के लिए। आफ्टर थोरो च्यूइंग एंड मिक्सिंग विद द सलाइवा, जब उसको च्यूइंग जो है प्रॉपर हो गई और सलाइवा मिक्स हो गया है, द रिच्यूड फूड इज swallowed अगेन, और उसको अगेन swallow कर लिया जाता है। दिस नाउ बाईपास द फर्स्ट 2 चैम्बर। अब जो फूड है ना वो अगेन फर्स्ट और सेकेंड में नहीं जाता। इट नाउ बाईपास द फर्स्ट 2 चैम्बर्स एंड एंटर द थर्ड चैम्बर। फर्स्ट और 2 को बाईपास करके थर्ड चैम्बर में आ जाता है, दैट इज अ ओमेसम। हेयर इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस, और फिर से फर्दर उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। द फूड एंटर्स द फोर्थ चैम्बर, और थर्ड से कहा जाता है? फोर्थ चैम्बर में। द एबोमेसम, कहा जाता है? एबोमेसम में। हेयर अ काइंड ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कम्स टू एन एंड। और फोर्थ चैम्बर में ही पूरा का पूरा एंजाइम्स जो है वो सिक्रिएट होते हैं डाइजेस्टिव, जिससे जो डाइजेशन है वो फोर्थ चैम्बर में कंप्लीट हो जाता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? कुछ एंजाइम्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। द डाइजेस्टेड फूड नाउ पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक से कहाँ जा रहा है फिर वो? स्मॉल इंटेस्टाइन में। हेयर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस, जैसे ह्यूमन में था सिमिलरली इनमें भी जो एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड इज इजेस्टेड फ्रॉम द बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इजेस्ट कर दिया जाता है। सो हेयर आवर सेकंड चैप्टर इज कंप्लीटेड। ओके, सो इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मैं जल्दी ही थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी। थैंक यू सो मच।